हेलो, वेलकम, नमस्कार। आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और ऐसे में दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपना प्रचार भी तेज कर दिया है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी उपचुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जल्द ही बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। साथ ही 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक खास प्रचार प्रसार होगा। सभी 28 सीटों के 127 मंडलों में मंडल सम्मेलन होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दिन में 2-2 मंडलों पर पहुंचेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में 28 विधानसभा क्षेत्रों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही सभी उपचुनाव वाली सीटों पर महा जनसंपर्क अभियान चलाने की भी तैयारी चल रही है और कई जगहों पर चल भी रहा है। 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार चयन करने की एक प्रक्रिया है। हमारे राज्य की चुनाव समिति है, वो नामों की सिफारिश करती है और केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों को फिर घोषित करती है, जो जल्दी हो जाए। और इस चुनावी गहमा गहमी के बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मंत्री उषा ठाकुर ने एक विवादित बयान दे डाला। मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही बताया है। उन्होंने कहा है कि एक अनुष्ठान, एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच एक वैचारिक युद्ध है। उस युद्ध में जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम है वो बीजेपी के साथ हैं और जो राष्ट्रवाद से विमुख हो गए हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। देखिए, ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। यानी जो बीजेपी में नेता थे जैसे पारुल साहू, अब कांग्रेस में चले गए तो देशद्रोही होंगे। हाँ, उन्हें विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं। हम विधायक, सांसद या मंत्री बने रहने के लिए राजनीति नहीं करते। तो चलिए, राजनीति करने के एक अलग ही तरीके की बात यहां कही है उषा ठाकुर ने। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, एक वैचारिक अनुष्ठान है, लेकिन इस वैचारिक अनुष्ठान में जो आहुति देगा वो राष्ट्रभक्त है, जो आहुति नहीं देगा वो राष्ट्रद्रोही है। देखिए, बिल्कुल विजय, और जिस तरह से राष्ट्रभक्त का मामला तब निकल कर आता है जब देश में चुनाव होते हैं और जब देश में कौन सी पार्टी राज करेगी, जब ये निकल कर सामने आता है, साफ तौर पर भाजपा जरूर ये दुहाई देती आई है देशभक्ति की। और जब मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव हैं, जो मुद्दे होना चाहिए, स्थानीय मुद्दे होना चाहिए, खासकर जो सीटें हैं ग्वालियर चंबल इलाके की हैं, और मध्य प्रदेश में यदि सबसे कोई पिछड़ा इलाका माना जाता है तो इसी इलाके से माना जाता है। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक नया एजेंडा तैयार करने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से देश के चुनाव होते हैं, जो धर्म की आड़ ली जाती है, जो राष्ट्रभक्ति की आड़ ली जाती है, कहीं ना कहीं ये एजेंडा उससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर बीजेपी ने तो यह दावा कर दिया है कि जो बीजेपी के साथ खड़ा है या बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है वो राष्ट्रभक्त है, और जो बीजेपी के विरोध में है या जो विपक्षी दल चुनाव बीजेपी के विरोध में लड़ रहा है उसको राष्ट्रद्रोही की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। तो साफ तौर पर मंत्री का ये बयान है काफी आपत्तिजनक है, क्योंकि पार्टी ये तय नहीं करेगी, देश के लोग तय करेंगे कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त नहीं है। लेकिन पार्टी ने खुद को अपने को देशभक्त यहाँ पर बताया है और सामने वाले चुनाव लड़ रहे व्यक्तियों को राष्ट्रद्रोह करार दिया है और ये कहा है कि ये अपने अपने जो वैचारिक महाकुंभ में उसमें आहुति देना है। तो साफ तौर पर ये जो प्रतिक्रिया है इसको लेकर कांग्रेस ने भी रिएक्शन दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि हाँ, ये पार्टी है वही पार्टी है जिसने कि लोकतंत्र को नोटों से खरीदने का जो कारनामा मध्य प्रदेश में किया है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी ने एजेंडा लिया है तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में संभवतः कल आचार संहिता लग जाएगी और बीजेपी को ये आस है कि स्थानीय मुद्दों पर फिलहाल जो है बीजेपी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। ऐसे में जो राष्ट्रभक्त के अभी तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन राकेश इसमें विरोधाभास भी नजर आता है, क्योंकि बीजेपी के लोग भी
पारुल साहू का अगर उदाहरण ले लें तो वो कांग्रेस में चली गई है, यानी कि जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, जो बयान उन्होंने दिया है उस हिसाब से तो जो राष्ट्रवादी थे वो क्या राष्ट्रद्रोही बनने जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि हमेशा से चुनाव में बीजेपी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्त का मुद्दा ही लेकर क्यों आती है। फिलहाल इस उपचुनाव में दो समीकरण चल रहे हैं, एक तरफ राष्ट्रद्रोही राष्ट्रभक्त और दूसरी तरफ गद्दार। ये दो पैरेलल समान तरफ चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस गद्दार का मुद्दा लेके चल रही है तो दूसरी तरफ राष्ट्रभक्त का मुद्दा आ गया है। देखिए बिल्कुल विजय, दरअसल मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनके समीकरण समझा जाए तो ये जो 28 सीटों पर चुनाव है, ये चुनाव तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में सत्ता किसकी रहेगी, क्या बीजेपी काबिज रहेगी या फिर मध्य प्रदेश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। यही कारण है कि एक एक सीट महत्वपूर्ण है और जिस तरह से आज बीजेपी ने जो अपना एजेंडा लिया है, उसने जो राष्ट्रभक्त और देशभक्ति का मुद्दा है इन सीटों पर भी वो भुनाना चाहती है और राष्ट्रभक्ति के नाम पर जो बीजेपी को वोट मिलते हैं, ऐसा पार्टी का मानना है कि लोग इसका रुझान बढ़ेगा। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये वोटों की ही एक राजनीति है, लेकिन सवाल यह है कि कोई पार्टी अपने आप को खुद राष्ट्रभक्ति का तमगा कैसे दे सकती है और जो पार्टी के साथ नहीं है उसको राष्ट्रद्रोही का तमगा कैसे दे सकती है। बड़ा सवाल यही है और इसी को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से पलटवार किया है और साफ तौर पर जो कांग्रेस का पहले भी एजेंडा रहा है, जो गद्दार शब्द का कांग्रेस ने प्रयोग किया था, जो कहा था कि मध्य प्रदेश में नोटों के जरिए वोट और साफ तौर पर कह सकते हैं कि विधायक खरीदने की जो परंपरा शुरू की गई है, क्या बीजेपी उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी है उसका लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा है। तो ये तमाम दोनों पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर स्थानीय मुद्दे होना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुद्दे होने चाहिए, वहां पर विकास के साथ तमाम जो क्षेत्रीय समीकरण है, जो जनता की डिमांड है वो पूरी करना चाहिए। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर सामने आ रहा है कि स्थानीय मुद्दों को गौण करने के साथ राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो इस उपचुनाव में जो है गूंजने के साथ और लोगों को राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट मांगने की जो है शुरुआत हम कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर से की गई है। हालांकि कांग्रेस जो है बीजेपी को अपने पुराने मुद्दों पर लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिले हैं कि जो चुनाव होंगे इस तरह के बयान और भी आएंगे, जो बीजेपी के साथ नहीं है उसे राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। और जब हम देखा है कि जो 2019 में चुनाव हुए थे, देश के चुनाव हुए थे, तब भी राष्ट्रीय मुद्दे इसी तरह गूंजे थे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो 2019 के बीजेपी के मुद्दे थे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे नहीं, थे, लेकिन राकेश इसको बीजेपी कैसे समझाएगी जब जनता के बीच पहुंचेगी, जब 28 विधानसभा के चुनाव है, उपचुनाव है, ऐसे में कैसे समझाएगी। या तो ये वो साफ कर दें कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राष्ट्रहित में है, राष्ट्रहित का काम करते हैं, राष्ट्रहित सोचने वाले हैं, और जो कांग्रेस को वोट दें वो राष्ट्रहित में नहीं सोचते हैं। ये जो एक खाई है इसे कैसे पाटेंगे, क्योंकि जनता सब देख रही है, समझ रही है। देखिए विजय, जो राजनीतिक दलों की जो रणनीति है वो जनता को स्पष्ट नहीं करना है बल्कि भ्रमित करने का प्रयास हमेशा से कहे राजनीति में होता रहता है। और यही कारण है कि जनता को एक बार फिर उसी जो परंपरा रही है उसी को जो है अब मध्य प्रदेश की से जो 28 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें लाने का प्रयास किया गया है। जनता भ्रमित रहे। फिलहाल जो राजनीतिक दलों का जो मकसद यही है कि अधिक से अधिक उनको वोट मिले, अधिक से अधिक सीट उनको मिले। और यही कारण है कि जो सीधा जब उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने सवाल यह भी पूछा गया था कि जो बीजेपी के नेता हम बात कर रहे हैं, पूर्व विधायक पारुल साहू की हम बात कर रहे हैं, पूर्व मंत्री कन्हैया लाल अग्रवाल की, यदि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है राकेश, सवाल ये है कि जो राष्ट्र भक्ति करते हैं, जो राष्ट्र प्रेमी है या जो राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं, उनके बीच आप डिफरेंस कैसे करेंगे, उस खाई को कैसे पाटेंगे और कैसे आप डिफाइन करेंगे जनता के बीच पहुंचकर। ये एक बड़ा मुद्दा होगा इन 28 विधानसभा के उपचुनाव में। नजर बनाए रखिएगा राकेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस की पहली और दूसरी लिस्ट ने फिलहाल यह साबित कर दिया है कि वो जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाएंगी, चाहे वो किसी भी दल का हो। हाल में कांग्रेस ने 2 लिस्ट जारी की है जिसमें बीजेपी और बीएसपी से आए उम्मीदवारों पर भरोसा किया है। वहीं ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा में चुनाव होना है जिसमें से 2 पर कांग्रेस ने बीजेपी से आए लोगों को टिकट दिया है। हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी नेता सतीश सिंह सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी बना दिया है। सतीश सिंह सिकरवार का मुकाबला कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल से होगा। हालांकि मुन्ना लाल के नाम की अधिकृत घोषणा अभी बाकी है। सतीश सिंह सिकरवार कह रहे हैं कि दल बदलुओं को जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। हालांकि सतीश खुद दल बदल कर आए हैं। इन्होंने जनता को जीतने के बाद और जो जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है,
जिसको जनता ने प्रतिनिधि अपना चुना और 17-18 हज़ार वोटों से जिता के भेजा, इसमें आज जनता आक्रोशित है। हमको अपनी जनता पर विश्वास है। देखिए, खाली गरीबों का मसीहा कह देने से कोई गरीब मसीहा नहीं हो जाता है। क्या किया है गरीबों के लिए? किसी एक गरीब का आसान बताया आपने? बताइए मेरे को। चलिए, सवाल यही है कि जो दल बदल कर आए हैं वो दल बदलुओं का आरोप लगा रहे हैं, और जो कह रहे हैं जो खुद सत्ता में थे वो पूछ रहे हैं कि इन्होंने सरकार में जब थे तब इन्होंने क्या कर लिया। इस तरह की बयानबाजी देखने को आपको जरूर मिलेगी। बुरहानपुर की तरफ चलते हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा से उपचुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के काम कर रही है जिनसे लोग उनसे आकर्षित हो जाए। नेपानगर में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस एक होटल में समोसे तलने लगी। लोग उन्हें समोसे तलते देख हैरानी में पड़ गए। समोसे तलने के बाद चिटनिस लोगों को समोसा भी बांटते हुए दिखी। अब ये समझना होगा कि चिटनिस की ये समोसा पॉलिटिक्स वाकई में मतदाताओं तक मीठा असर छोड़ेगी, समोसे की तीखी चटनी उन तक छोड़ेगी, या फिर ये एक राजनीतिक चटकारा है जो राजनेता यहाँ जनता तक वो स्वाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए कि एक तरफ ये कहा जाता था कि पकोड़े तलिए, एक बयान आया था। हालांकि हम उस बयान में नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव में समोसे भी तलना पड़ते हैं। अब जरा ग्वालियर की भी बात कर ली जाए, क्योंकि ग्वालियर में उपचुनाव से पहले लाइसेंसी शस्त्र धारकों को थाने में हथियार जमा करने पड़ रहे हैं, और इसके लिए सोमवार आखिरी दिन तय किया गया है। अभी तक थानों में हथियार जमा कराने की रफ्तार बहुत धीमी है। एसपी ने 28 सितंबर तक आखिरी तारीख मुकर्रर की है, तो रविवार को थानों में हथियार जमा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अगर आज की बात की जाए तो सोमवार, जो कि आखिरी तारीख थी, थाने में शस्त्र धारकों की भी भीड़ ज़्यादा देखने को मिली। लोग अपने अपने हथियार लेकर, उन पर कवर चढ़ाकर, सुरक्षित पीटियां लेकर पहुंचे। अभी तक करीब 11,500 हथियार थाने में जमा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 18,500 से ज़्यादा हथियार जमा होना बाकी हैं। ज़िले में करीब 30,000 से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं। अगर शस्त्रधारक हथियार जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ लाइसेंस को लेकर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ग्वालियर चंबल वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा सीटें हैं उपचुनाव की, और कई बार आपने देखा भी होगा कि चुनाव में सबसे ज़्यादा हथियार भी वहीं इस्तेमाल होते हैं। अब ऐसे में शासन प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस उपचुनाव में सबसे पहले वो हथियार जमा करवाएं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है, अभी भी कई लाइसेंसधारी हथियार बाहर हैं। कब तक पहुंचेंगे, इसके लिए फिलहाल प्रशासन के पास कोई रास्ता नहीं है। तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, और इसके साथ ही कांग्रेस अब तक 28 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। केवल 4 सीटों पर ही उसे अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी बाकी है। आज जो लिस्ट जारी की गई है 9 प्रत्याशियों की सूची में, कांग्रेस ने सागर से सुर्खी की पारुल साहू को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के संभावित प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से होगा। वहीं ग्वालियर पूर्व से बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया। कांग्रेस की दूसरी सूची में जौरा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब कुशवाहा और ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला, मुंगावली से कन्हई राम लोधी, सुर्खी से पारुल साहू, मानधाता से उत्तम राज नारायण सिंह, बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू और सुवासरा से राकेश पाटीदार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब महगांव, बड़ा मलहरा, मुरैना और ब्यावरा सीट के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान उसे करना है। इधर आज की सूची में जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उनके समर्थकों में उत्साह नजर आया है। इस बार का चुनाव पूर्ण रूप से जनता लड़ रही है और मुझे पूरा भरोसा है जनता के साथ इस बार न्याय होगा और जनता अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। और जो जनता के साथ धोखा हुआ है, जनमत के साथ जो धोखा हुआ है, तो उस धोखे का जवाब जनता देगी। सबसे पहले तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी
और मध्य प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का और मध्य प्रदेश के तमाम शीर्ष नेतृत्व का, जिसने मुझ जैसे एक छोटे से किसान परिवार के कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से सिद्धांतों से जोड़कर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा व्यक्त किया है और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। उनकी जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूंगा। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की सियासत में ब्यावरा विधानसभा सीट का अपना अलग ही महत्व है। ब्यावरा में कोई भी पार्टी अपना प्रत्याशी अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। बीजेपी की अगर बात करें तो साल 2018 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नारायण सिंह पवार को कांग्रेस के गोवर्धन सिंह दांगी ने 826 वोटों से शिकस्त दी थी और इस वजह से बीजेपी इस सीट पर अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही। तो वहीं दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में अब खुद दिग्विजय सिंह भी उम्मीदवार के चयन को कमलनाथ पर उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि वो इस सीट पर एक बार फिर से परचम लहराने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले 27 साल से इस सीट पर लगातार 2 बार कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी और न ही किसी प्रत्याशी ने ऐसा अब तक कर पाया है। देखो, कांग्रेस पार्टी के एक नेता है कमलनाथ जी हमारे नेता है। भाजपा में तो कई नेता है, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, सिंधिया जी और आगे हमारा एक नेता कमलनाथ। क्या ब्यावरा सरकार का आदेश हम सब मानेंगे। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इसी हफ्ते आचार संहिता लग सकती है और इसके पहले सांवेर उपचुनाव के मद्देनजर इंदौर में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनके सुझाव और आपत्ति रखी। साथ ही कोरोना काल में होने जा रहे चुनाव में बरती जाने वाली सावधानी और उसकी गाइडलाइन और नियमों को समझाया गया है। खास तौर पर आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के खर्च और आम सभा को लेकर बताया गया कि जो भी आम सभा होगी उसमें 100 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। हालांकि राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि स्टार प्रचारकों की आम सभा होगी, उसमें लोगों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 500 तक किया जाए, क्योंकि स्टार प्रचारक बार बार सभा लेने के लिए आएंगे, लिहाजा इसमें थोड़ी रियायत दी जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मतदाता पर्ची का वितरण कराने पर आपत्ति दर्ज कराई। आचार संहिता लागू होने के बाद स्पष्ट तौर पर सियासी दलों को और भी जानकारी दी जाएगी। कोविड के प्रोटोकॉल्स आए हैं वो इलेक्शन कमीशन के, कोई भी जहाँ भी कुछ भी कार्यक्रम होगा, चाहे हम लोग इसका रेंडमाइजेशन करेंगे, कोई भी अगर स्टार प्रचारक भी आता है तो उसको एक जगह पे 100 से ज़्यादा की व्यवस्था, 100 से ज़्यादा की सभा नहीं हो सकती है। हमको जब भी लगा था कि एक दो चीज़ ऐसी हैं जिसमें सुधार होना चाहिए, उसका सुझाव दिया है। कुछ और आवश्यकता है उसका लिखित में सुझाव होगा कि यदि स्टार प्रचारक दोनों पार्टी से आते हैं तो उसको 500 संख्या करी जाए। 100 बहुत कम होती है और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता के साथ हमने एक और अधिकारी को साथ में ड्यूटी लगाई जाए ताकि ये सही तरीके से मतदाता पर्ची का वितरण हो। शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दावा किया है कि बीजेपी उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीत लेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में झूठ का पुलिंदा तैयार किया था, जनता से कई वादे करके सपने दिखा दिए थे, किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कही थी, उसमें से कांग्रेस एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। जनता अब समझ गई है कि 15 महीने कांग्रेस मध्य प्रदेश पर राज कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता से झूठ ही बोला है कि अब जनता ये जो गलती पिछले समय हुई वो गलती नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी और पूरे स्पष्टता के साथ में शिवराज जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी बने, ये एक कल्पना है मन में। और 2 दिवसीय दौरे पर डबरा पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। जाटव समाज की बैठक करने के बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज का मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें मंत्री इमरती देवी ने भी शिरकत की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही मंत्री इमरती देवी और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ डिनर भी किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच किसान कर्ज माफी का मामला अब उफान पर आ गया है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि किसानों की कर्ज माफी हुई है, जबकि पहले विधानसभा में कर्ज माफी की बात मानने वाली बीजेपी सरकार अब कांग्रेस के दावों को झुठला रही है और कर्ज माफी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है।
तस्वीरें भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की हैं, जहां कांग्रेस नेताओं के साथ आए किसान बता रहे हैं कि उनका कर्ज माफ हुआ है। किसानों ने कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी दिखाए। ये 1,42,299 रुपए का कर्ज माफ हुआ है, इसका ये प्रमाण पत्र भी है और इसके मेरे पास ये पासबुक भी है। ये मेरा एंट्री कंप्लीट है। ये सारे किसान हम तो कमलनाथ जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस कर्ज से उबार दिया और हम खुले दिल से खुली छाती से घूम रहे हैं और वापस हमारे लेन देन जो है सोसाइटियों से और बैंक से चालू हो गया है। ये कमलनाथ जी की देन है। दरअसल उपचुनाव की सरगर्मी के बीच किसानों की कर्ज माफी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी लगातार इसे खारिज कर रही है। लेकिन हाल ही में सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में 26,95,000 किसानों के कर्ज माफी की बात मानी है। कर्ज माफी के दावे पर सरकारी मुहर लगने के बाद कांग्रेस की बाँछें खिल गईं, लेकिन सरकार ने फौरन पलटी मार दी। सरकार ने सदन में पेश डाटा को गलत बताया और पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही किसान कर्ज माफी योजना पर श्वेत पत्र जारी करने का ऐलान किया है। इधर कांग्रेस अब ऐसे किसानों को सामने ला रही है जिनका कर्ज माफ हुआ है और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से इसकी शुरुआत हो गई है। हमने कुछ चुनिंदा किसानों को मैंने यहाँ पे बुलाया और अगर जिस दिन जब ये कर्जा माफी की मना करेंगे और ताकत से जिस दिन लड़ना होगा तो लाखों किसान इनके घर में घुसने का काम करेंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा तो माफ करना ही पड़ेगा। हमने तो अभी 800 करोड़ रुपये पर दिए, 792 करोड़ कोऑपरेटिव बैंक को दिए हमने। मैं इसमें श्वेत पत्र ला रहा हूँ। बिल्कुल आपको अगर सुनिए, आपने कर्ज माफी पे मिला रहे हैं, इनके झूठ पे मिला रहे हैं। श्वेत पत्र जारी करने के पीछे सरकार तर्क दे रही है कि कलेक्टरों ने कर्ज माफी के पोर्टल पर आंकड़े डाले थे, लेकिन हकीकत में कर्ज माफ नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस उन किसानों को सामने लाकर अपना दावा सही साबित कर रही है जिनके कर्ज माफ हुए हैं। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा उपचुनाव की हर खबर जानने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम चुनावी चौसर सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।